हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर राखी काम्बोज अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी प्रश्नोत्तरी लेकर आती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, तो आज हम शुरू करते हैं आज की हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी, जो टारगेट कर रही है यूपीएचएससी परीक्षा को, साथ ही यूपी पीजीटी, यूपी टीजीटी, यूपी पीएससी, जीआईसी, जीडीसी परीक्षा और यूके पीएससी लेक्चरर परीक्षा को केंद्रित करते हुए ये प्रश्नोत्तरी बनाई जाती है। तो आज की जो हमारी प्रश्नोत्तरी है, इसे हम शुरू करते हैं। आइए, पहला आज का हमारा प्रश्न है, कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। कामायनी जो रचना है वो किसकी कविता है, किसके द्वारा लिखी गई? इसे छायावाद का महाकाव्य भी कहा जाता है। कामायनी जो रचना है वो लिखी गई है जयशंकर प्रसाद के द्वारा। इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 15 सर्ग हैं। इसका प्रारंभिक सर्ग कौन सा है? तो प्रारंभिक सर्ग इसका चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, इस तरीके से आप देखेंगे 15 सर्ग हैं। अंतिम सर्ग आनंद है। तो यहाँ पूछा है आपसे कि कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी के विषय में यह मत किसने दिया है? नंदू दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्ति बोधिया, सुमित्रा नंदन पंत। तो आप देखेंगे कामायनी मानवता का रसात्मक इतिहास है, ये कहा है आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी ने। किसने कहा है? आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी ने। ठीक है, देखिए ये कथन आलोचनात्मक कथन है जो आपके समक्ष मैं प्रश्न लेकर आई हूं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं सीधा सीधा जिन्होंने जो बात कही है उसके अनुसार। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के विषय में यह किसका कथन है कि यह एक सांस्कृतिक उपन्यास है जिसमें प्राचीन भारत के गौरव का पुनरुद्धार किया गया है। बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है। शब्द आत्मकथा लगा है, लेकिन ये विधा कौन सी है? उपन्यास है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, ये किसका उपन्यास है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया उपन्यास है। जब इसकी बात करते हैं तो इसका समय आता है 1946, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास हैं उनका क्रम पूछ लिया जाता है, तो हमें ये भी ध्यान रखना है। अब बात आती है कि यह एक सांस्कृतिक उपन्यास है जिसमें प्राचीन भारत के गौरव का पुनरुद्धार किया गया है। यह बात किसने कही है? तो याद रखिए, ये बात की है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने की है? डॉक्टर नगेंद्र ने। मैलांचल के संदर्भ में यह कथन किसका है? मैलांचल की जब बात करते हैं तो मैलांचल के विषय में नाम लेते ही आंचल, तो हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? तो मैलांचल जो हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा 1954 ईस्वी में लिखा गया, प्रकाशित हुआ। ठीक है, अब बात आती है कि मैलांचल के संदर्भ में कथन किसका है कि इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। अपने ही उपन्यास के विषय में ये बात किसने कही है? तो ये बात कहने वालों में है रेणु। कौन है? रेणु। ठीक है, किसने कही है? फणीश्वरनाथ रेणु ने, कि इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है और कीचड़ भी है। मैं किसी से भी दामन बचाकर निकल नहीं पाया। ये बात कौन कह रहे हैं? फणीश्वरनाथ रेणु स्वयं कह रहे हैं अपने उपन्यास मैलांचल के विषय में। ठीक है, अगला उपन्यास जो हमारा प्रश्न है वो त्यागपत्र से है। त्यागपत्र किसका उपन्यास है? त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास है। अब जैनेन्द्र ने के जो उपन्यास त्यागपत्र है, इसके विषय में किसने कहा है कि मृणाल का विद्रोह समाज के प्रति ना होकर स्वयं के प्रति है? त्यागपत्र जो उपन्यास है इसके अंतर्गत किसने कहा है? ये कब लिखा गया? 1934 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, जैनेन्द्र के द्वारा और जो उपन्यास लिखेगा सुनीता कल्याणी, त्यागपत्र, सुखदा, विवर्ध, जयवर्धन, ये सब किसके द्वारा लिखे गए? व्यतीत, ये सब उपन्यास जैनेन्द्र के हैं। लेकिन उसमें त्यागपत्र की जब बात आती है तो त्यागपत्र महत्वपूर्ण उपन्यास के रूप में आता है और वहां मृणाल का विद्रोह समाज के प्रति न होकर स्वयं के प्रति है। ये बात कहने वाले स्वयं जैनेन्द्र हैं। उन्होंने बताया है कि जो उन्होंने पात्र ली है त्यागपत्र में मृणाल का विद्रोह दिखाया है, तो वह समाज के प्रति नहीं है, वह उसके स्वयं के प्रति है, और ये बात जैनेन्द्र स्वयं कहते हैं। परिंदे कहानी के संदर्भ में ये किसका कथन है कि यह कहानी केवल एक युवती की प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह अकेलेपन, विरक्ति की एक गहरी मानसिक अवस्था की कहानी है।
परिंदे कहानी किसकी है? परिंदे कहानी निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई और निर्मल वर्मा के द्वारा इस कहानी के अंतर्गत पूछा गया है कि ये कहानी केवल एक युवती की प्रेम कथा नहीं, लतिका की प्रेम कथा आपको याद होगा इसके अंतर्गत, तो बल्कि यह अकेलेपन और विरक्ति की एक गहरी मानसिक अवस्था की कहानी है। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या मुक्ति बोध। तो याद रखिए ये बात कही है कि ये युवती की प्रेम की कथा नहीं है, बल्कि उसके अकेलेपन और विरक्ति की मानसिक अवस्था की कहानी है। ये कहा है डॉक्टर नामवर सिंह ने। किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह ने। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कहानी फिर से। उसने कहा था कहानी की जब बात आती है तो नाम आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, और ये फ्लैशबैक में लिखी गई कहानी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो ये कहानी है कब प्रकाशित हुई, तो इसका समय बहुत पूछा जाता है, 1915 ईस्वी में। कहानी के बारे में यह प्रसिद्ध कथन किसका है कि इसमें प्रेम की बेदी पर कर्तव्य की बलि दी गई है। यह कहानी प्रथम श्रेणी की कलात्मक रचना है। यह कथन शुक्ल का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, या बच्चन सिंह का है। तो किसने कहा है? ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्या इसमें प्रेम की बेदी पर कर्तव्य की बलि दी गई है? यह कहानी प्रथम श्रेणी की कलात्मक रचना है। किसने कहा है? शुक्ल ने। ठीक है, ये फ्लैशबैक में चलने वाली कहानी है। कफन कहानी के विषय में किसने कहा कि यह कहानी प्रेमचंद की यथार्थवादी दृष्टि का चरम बिंदु है, जहां पहुंचकर वे आदर्शवाद का पूरी तरह परित्याग कर देते हैं। तो जब बात आती है कफन की, तो ये कहानी इसमें दिया ही है किसके द्वारा लिखी गई? प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई, और इसके अंतर्गत कि इसकी यथार्थवादी दृष्टि का चरम बिंदु है, जहां पहुंचकर वे आदर्श का पूरी तरह परित्याग कर देते हैं। यहाँ आपको विकल्प दिए गए हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ जो कफन के विषय में कहा है, ये बात कही है रामविलास शर्मा ने। किसने कही है? सॉरी, रामविलास शर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, रेणु की कहानी है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम के संदर्भ में किसका कथन है कि रेणु ने लोक संस्कृति की सुगंध के साथ साथ लोक हृदय की पीड़ा को भी बड़ी सूक्ष्मता से उकेरा है? नलिन विलोचन शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, डॉक्टर नगेंद्र या अज्ञे। तो याद रखिए जब बात आती है तीसरी कसम के विषय में, तो ये बात कही है डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है, किसने कही है? डॉक्टर नगेंद्र ने कही है। तीन कसम कौन कौन सी खाई जाती हैं उसका ध्यान रखिएगा। बहुत बार क्रम पूछ लिया जाता है कि तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम में जो नायक है वो क्या क्या जो कस्में हैं वो कहता है, और उसने कौन अंतिम जो कसम है वो क्या खाई थी। इस तरीके से यहाँ प्रश्न बनता है, ये ध्यान रखिएगा। अंधेर नगरी नाटक के बारे में किसका कथन है कि यह नाटक एक स्वायत्त कलाकृति है जिसका आधुनिक मंच पर बार बार सफल प्रयोग इसकी जीवंतता का प्रमाण है? किसने कहा है? अंधेर नगरी नाटक के बारे में जब भी बात आती है तो एक भारतेंदु का नाम, क्योंकि अंधेर नगरी लिखा किससे गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया? 1881 में लिखा गया। इसके पात्र कौन कौन से हैं? तो आपको इसके पात्र दिमाग में आ जाने दीजिए। गोवर्धन है, ठीक है। चलिए अभी बात कर लेते हैं इस पर, फिर इसकी संक्षिप्त जो कहानी है उस पर बात कर लेंगे। अंधेर नगरी नाटक के बारे में किसका कथन है कि नाटक एक स्वायत्त कलाकृति है जिसका आधुनिक मंच पर बार बार सफल प्रयोग इसकी जीवंतता का प्रमाण है? ये कहा है नेमी चंद्र जैन ने। आपके समक्ष विकल्प है रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, नेमी चंद्र जैन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो याद रखिए ये कहा किसने? नेमी चंद्र जैन ने। ठीक है, स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में यह प्रसिद्ध कथन किसका है? स्कंदगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद का। कब लिखा गया? 1928 ईस्वी में। इनके समय जरूर याद रखिएगा, क्योंकि समय से जब क्रम लगाने के लिए आता है तब दिक्कत आती है अगर हमें सन याद नहीं है, इनके वर्ष याद नहीं है।
स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में यह प्रसिद्ध कथन किसका है कि प्रसाद के नाटकों में इतिहास की गूंज नहीं बल्कि वर्तमान का प्रतिध्वनि सुनाई देती है। किसने कहा है? तो ये बात डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुक्ति बोध या रामविलास शर्मा। तो याद रखिए, स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में यह प्रसिद्ध कथन किसका है कि प्रसाद के नाटकों में इतिहास की गूंज नहीं बल्कि वर्तमान की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। ठीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के विषय में यह किसने कहा कि यह आधुनिकता बोध का पहला हिंदी नाटक है जिसमें सर्जक के द्वंद्व को बारीकी से उकेरा गया है। आषाढ़ का एक दिन किसका है? मोहन राकेश का। इनके 3 नाटक हैं। जब भी मोहन राकेश का नाम आता है, तीनों नाटक दिमाग में आने चाहिए। जैसे आगे के उपन्यास की बात आती है तो उनके तीनों उपन्यास दिमाग में आ जाने चाहिए, वैसे मोहन राकेश के साथ है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के विषय में यह किसने कहा? यह आधुनिकता बोध का पहला हिंदी नाटक है। याद रखिए, आधुनिकता बोध का पहला हिंदी नाटक माना गया किसको? आषाढ़ के एक दिन को, जिसमें सर्जक के द्वंद्व को बारीकी से उकेरा गया। डॉक्टर बच्चन सिंह, नेमी चंद्र जैन, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल या मोहन राकेश। तो मोहन राकेश तो इसके लेखक है, लेकिन जिसे आधुनिकता बोध का पहला नाटक माना डॉक्टर बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित, इनका कौन सा इतिहास है? तो याद रखिए, बच्चन सिंह का इतिहास का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ठीक है। इनकी आत्मकथा का क्रम याद रखिएगा। क्या भूलूं, क्या याद करूं? नीड़ का निर्माण फिर से, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। ठीक है। तो ये क्रम आता है बच्चन सिंह की आत्मकथाओं का। अंधा युग के बारे में यह कथन किसका है कि यह एक सशक्त काव्य नाटक है जो युद्धोत्तर कुंठा और विकृति को आधुनिक संदर्भों में व्याख्यायित करता है। धर्मवीर भारती, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या शुक्ल। तो याद रखिए, जब बात आती है अंधा युग की तो ये तो पता ही है किसने लिखा है? धर्मवीर भारती ने लिखा है। इसका समय 1955 ईस्वी है। अब इसके विषय में यह एक सशक्त काव्य नाटक है जो युद्धोत्तर कुंठा और विकृति को आधुनिक संदर्भों में व्याख्यायित करता है। तो याद रखिए, ये बात किसने कही है? धर्मवीर भारती, नामवर सिंह, नगेंद्र या शुक्ल। तो ये बात कही है डॉक्टर नगेंद्र ने। किसने कही है? नगेंद्र ने। बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से ही मीठी लगती है। यह कथन किसका है? बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी लगती है। यह कथन किसका है? पदम सिंह शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवान दीन या डॉक्टर नगेंद्र। तो याद रखिए, जब बात आती है बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से वह मीठी लगती है, ये बात कही है आपका पदम सिंह शर्मा ने। किसने कही है? पदम सिंह शर्मा ने। ठीक है। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए, यह किस आलोचक का मत है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो याद रखिए, जब बात आती है भूषण की तो यहाँ जो ये कथन कहा है, ये कहा है शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध का काव्य आत्मसंबोधन का काव्य है। मुक्तिबोध का काव्य आत्मसंबोधन का काव्य है, ये किसने कहा है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, अज्ञे या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो याद रखिए, जब बात आती है किसकी? मुक्तिबोध की, तो इन्होंने इनके विषय में जो कहते हैं कि ये आत्मसंबोधन का काव्य है, इनका काव्य, ये बात कही है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। और इनका इतिहास का नाम क्या है? इतिहास ग्रंथ का नाम हिंदी साहित्य का विकास एवं संवेदना। ठीक है। प्रेमचंद का कफन यथार्थवाद की उस सीमा पर है जहां वह एक भीष्म व्यंग बन गया। यह कथन किसका है? इनकी कहानी से संबंधित कथन है ये। प्रेमचंद की कफन कहानी से 1936 में लिखी गई थी। तो प्रेमचंद का कफन यथार्थवाद की उस सीमा पर है जहां वह एक भीष्म व्यंग बन गया। यह कथन किसका है? डॉक्टर कमल किशोर गोयन का, इंद्रनाथ मदान या रामविलास शर्मा या डॉक्टर नामवर सिंह। तो याद रखिए, ये कथन है इंद्रनाथ मदान का। किसका है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान का। ठीक है।
साकेत एक अर्थ में उर्मिला का विरह काव्य है, परंतु उसका मूल स्वर राष्ट्रभक्ति है। साकेत एक अर्थ में उर्मिला का विरह काव्य है, परंतु उसका मूल स्वर राष्ट्रभक्ति है। यह कथन किसका है? मैथिली शरण गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदू दुलारे बाजपेयी। तो याद रखिए, ये कथन कहा गया डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। साकेत एक अर्थ में उर्मिला का विरह काव्य है, परंतु उसका मूल स्वर राष्ट्रभक्ति है। ठीक है, साकेत के विषय में कहा गया है, ये ध्यान रखिए। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। ये बात कौन कहते हैं? यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वन स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य भामह, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो याद रखिए, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, मैलांचल में पूर्णिया का मेरीगंज ही नायक है। मैलांचल उपन्यास में जो नायक है वो जो वहां का आंचल है वो है, आंचल क्या है? मेरीगंज गांव। तो यहाँ कहा गया कि मेलांचल में पूर्णिया का मेरीगंज ही नायक है। यह विचार किसका है? फणीश्वरनाथ रेणु, डॉक्टर रामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या शिवदान सिंह चौहान। तो याद रखिए, ये बात कही थी डॉक्टर नामवर सिंह ने कि मेरीगंज ही क्या है? नायक है। किसका? मैलांचल का। निराला के राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में यह कथन किसका है कि निराला के राम शक्ति की मौलिक कल्पना है? निराला के राम शक्ति की मौलिक कल्पना है। ये बात किसके द्वारा कही गई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखिए, ये बात कही गई है डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा। क्या? कि निराला की राम की शक्ति पूजा के अंतर्गत राम शक्ति की मौलिक कल्पना है। ठीक है, करो शक्ति की मौलिक कल्पना। गोदान मात्र दो पात्रों होरी और धनिया की कहानी है। गोदान उपन्यास का समय क्या आता है? कभी 1935 आपको मिलता है और कभी 36 मिलता है। तो याद रखिए, इसका मूल जो समय 35 माना जाता है ज्यादातर। गोदान मात्र दो पात्रों होरी और धनिया की कहानी नहीं है, वरन यह भारतीय किसान की करुण गाथा है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो याद रखिए, जब बात आती है गोदान की तो यहाँ ये बात वर्णनीय भारतीय इतिहास की करुण गाथा है। ये कथन रामविलास शर्मा का है। किसका है? रामविलास शर्मा का है। ये थे हमारी प्रश्नावली। फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि कल आपको शहर भी पता चल चुके हैं कि किसका परीक्षा किस शहर में होनी है। तो अब तैयारी के लिए हमें मुश्किल से 8 दिन बचे हैं, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और मैं अपनी प्रश्नावली लेकर आती रहूंगी परीक्षा तक। फिर उसके बाद यूपीजीडीसी को टारगेट किया जाएगा। अभी यूपीएचएससी की परीक्षा को ही हम टारगेट कर रहे हैं। ये इसे यूपीएचएससी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी जब परीक्षा का फॉर्म भरा गया था तो उस समय आयोग का नाम यूपीएचएससी ही था। ठीक है, अभी उसी के माध्यम से ये चल रहा है। फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।